हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास सिंपल सा जो एरिया है ट्राइंगल का वही है हाफ बेस टाइम्स हाइट। अब हमने अगर किसी कभी तो ऐसा पॉसिबल होता है कि ट्राइंगल्स की हाइट फाइंड आउट करना इतना मुश्किल नहीं होता जिस तरह कि यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करें। और फाइंड आउट करने का मेथड क्या है कि किसी भी ट्राइंगल का अगर हमने हाइट को फाइंड आउट करना है तो उसका मेथड क्या है। उसका सिंपल मेथड ये है कि आपके पास अगर एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का आपने कोई भी एक एक पॉइंट लेट सपोज कि अगर हाइट अब इस तरह से ट्राइंगल ऐसे बनी हुई है तो उन्होंने क्या हाइट फाइंड आउट करनी है, तो आपने क्या करना है, जस्ट आपके पास जो भी लाइन होगी उसको आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसका बेस के साथ जो भी होगा वही आपके पास उसकी हाइट होगी। एक मिनट जस्ट मुझे दीजिएगा, एक सेकेंड। परपेंडिकुलर तो आपके पास होता है, अब चाहे वो किसी साइड से भी हो। अब आपके पास अगर ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से आप अगर आप कहते हैं तो इस वर्टेक्स से आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे ये बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा ये हाइट ऑफ ट्राइंगल होगा। अगर इस वर्टेक्स की बात करते हैं जो कि बेसिकली वर्टेक्स बन नहीं रहा है यहाँ पे अब वर्टेक्स, तो अगर आप इसके हिसाब से बात करते हैं तो इसकी इस साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपके पास इसकी हाइट होगी ट्राइंगल की, ठीक है। तो फिर हमारे पास बेस फिर डेफिनेटली जो हाइट होगी उसके ऑपोजिट साइड वाली उसकी बेस होगी। इफ इन केस अगर हमारे पास ट्राइंगल कुछ इस तरह की अजीब सी फॉर्म आ जाती है जिसके अंदर हमें हाइट निकालनी है, अब यहाँ पे तो हमारे पास ऐसे तो हम बेस निकालने से रहे कि हमारे पास ऐसे बेस निकले, ठीक है। और दूसरी बात ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉरी हाइट निकले। दूसरी बात ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं बन रहा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, या आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है उसके ऊपर। लेकिन ये वाली जो स्लांट फॉर्म में आती है ये आपके पास कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो हमने अगर हाइट ऑफ समथिंग फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करनी है, सो वी नीड टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। फिर हम यहाँ पे स्लांट ड्रॉ करते हैं तो दैट्स नॉट द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कोई और एंगल बन रहा होगा, यहाँ पर आपके पास कोई और एंगल बन रहा होगा। सो ये हमारे लिए वर्क नहीं करेगा। कैसे करना है? करना ऐसे है कि आपके पास जो भी बेस लाइन होगी, लाइक अगर आपके पास हाइट ये है तो आपने जहां पर जिस तरह से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं आप उसको फ्रीली ड्रॉ कर लें, फ्रीली ड्रॉ कर लें और उस बेस लाइन को एक्सटेंड कर लें। बेस को आप एक्सटेंड कर लें जहां पर वो उसको कट आउट करेगा ना, जहां पे उसको वो कट आउट करेगा वहां पे डेफिनेटली वो 90 डिग्री का एंगल बनाना आ रहा होगा। जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा तो ये आपके पास जो ये वाली लाइन होगी ये आपके पास 90, ये आपके पास हाइट हो जाएगी। और आपके पास बेस बेस जस्ट यही पार्ट होगा। ये जो एक्सटर्नल लाइन जो एक्सटेंड की हुई है ना, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ द बेस इन द क्वेश्चन, बट इट जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस कि हमने इसको बेस के और हाइट को फाइंड आउट करने के लिए किया था। ये डॉटेड फॉर्म में लाइन या फिर ये जो मैंने वेव्स की फॉर्म में इसको किया है अंडरलाइन, ये वाला काम ये नहीं होगा, ठीक है। बेस वही होगी जो आपकी एक्चुअल एक्चुअल फिगर की होगी, बेस चेंज नहीं होगी। ओके, सो जिस तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे पास अब इसकी लेंथ जो है वो 12 दी हुई है और अगर हमने इसको एक्सटेंड किया है तो ये 5 यूनिट्स मजीद एक्सटेंड हुई है। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो हमारे पास हाइट आ गई है, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला के अंदर पुटिंग करना है तो हाइट तो हमारे पास 8 आ गया, तो बेस हमारे पास क्या 17 होगी। 12 + 5 = 17, इज इट? सो नो, हमारे पास बेस वही होगी जो हमारे पास एक्चुअल ट्राइंगल की बेस है, दैट इज 12। ओके, जस्ट इसको हमने आगे सॉर्ट आउट कर लेना है। इफ द बेस एंड द हाइट आर नॉट गिवन एंड द एंगल इज इन्वॉल्व, सो दैट मीन्स वी नो कि हमने साइन रूल लगाना है, ठीक है। अगर हमारे पास हाइट वगैरह की कोई भी डिस्कशन नहीं की गई, कोई भी बात नहीं बताएगी और एक एंगल दिया हुआ है, अच्छा ये इस तरह की जो ट्राइंगल है ना जिसमें आपने एरिया फाइंड आउट करना होगा, इसके ऊपर समटाइम्स अगर आपके पास तो डिवीजन होगी होगी ना पार्ट्स की, जिस तरह हमने पास पेपर्स जो सॉल्व किए हैं उनके अंदर क्वेश्चंस की डिवीजन होती है तो हर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक करता है। सो सम टाइम ऐसा भी होगा कि एंगल भी दिया होगा लेकिन उसके पहले पार्ट के अंदर एंगल का जिक्र नहीं किया होगा, ठीक है। एंगल दिया होगा लेकिन उसके पहले पार्ट के अंदर एंगल का जिक्र नहीं किया होगा, सो फिर हमने ये चेक करना है कि वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है यहाँ पे या वहां पे कोई और चीज लगती है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो Yeah. आपने ये चेक करना है। अब हो सकता है नेक्स्ट के अंदर वो एंगल बता रहा हो, ये एंगल आपका इसमें यूज हो रहा है, अब बताएं कि इसको क्या करना है, इसकी ये वाली वैल्यू लेट्स सपोज एक्स फाइंड आउट करना है। सो आपने उसके मुताबिक उस क्वेश्चन को जो है वो एडजस्ट करना है कि साइन रूल लगता है, कोसाइन रूल लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगता है या फिर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगता है। अब क्योंकि एरिया फाइंड आउट करने के बारे में कहेगा तो ये तो सिंपल ऑब्वियस सी बात है कि आपने उसकी हाइट फाइंड आउट करके
आपने उसके ऊपर हाफ टाइम बेस इनटू हाइट फाइंड आउट लगा देनी है। लेकिन अगर आपके पास कोई एंगल दे देता है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो आपने ये चेक करना है कि वो राइट ट्रायंगल है। अगर राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ जाएंगे। और अगर एंगल नहीं दिया हुआ, सॉरी 90 डिग्री का एंगल नहीं दिया हुआ, तो तब आपने क्या करना है, तब आपने उसकी साइन रूल और कोसाइन रूल को चेक करना है। फिर आपने साइन और कोसाइन के अंदर आपने पेयर, साइन के अंदर अगर हमारे पास लेट सपोज कि अगर हमें वहां पे पेयर मिल जाता है गिवन फॉर्म में, तो तब हम साइन रूल लगा देंगे। अगर वो हमें पेयर फॉर्म के अंदर नहीं मिलता तो हम कोसाइन रूल को पुट कर देंगे। क्लियर? So then we have the angle of elevation and the angle of depression. This is the last topic of this trigonometric function. Complete trigonometry का जो topic है उसका last trigonometry जो topic है उसका last sub topic है, last concept है angle of elevation and angle of depression. The first thing is elevation. Elevate मतलब कि किसी चीज को ऊपर ऊपर उठाना ना, ठीक है। तो अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं खड़ा होकर किसी ऊंची चीज को देखूं, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा हूं, ठीक है, तो उस साइड, उस वक्त जो मेरी आई साइड से जो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर ये पर्सन ड्रॉ है, तो यहाँ पे अगर मैं उससे आई साइड पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसको कनेक्ट कर देता हूँ आई साइड के साथ, ठीक है, ये मेरी अगर आई साइड की ये वाली, ये येलो पार्ट और रेड पार्ट बन रहा है, तो ये मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास बनेगा, ठीक है, फ्रॉम इट्स नॉट फ्रॉम द ग्राउंड बट फ्रॉम द आई साइड, क्या आई साइड के ऊपर जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम करते हैं तो वो सेम इन द केस अगर कोई बंदा बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है, ठीक है, तो इसकी भी आई साइड के जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा और उसकी जो नीचे देखने वाला जो एंगल बन रहा होगा, वो एंगल जो है उसके हॉरिजॉन्टल के साथ जो बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास वही जी बन रहा है जो हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स में बन रहा है। अगर अल्टरनेट एंगल्स में यही जी बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इनर जी के इनर साइड और जी के ये वाला जो एंगल होगा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो ये तो बन कौन से रहे हैं, फिर ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, जी एंगल्स हैं, और ये एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ये एंगल्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल्स होंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास उन्होंने क्या कहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का कहा गया है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कहा गया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर डेफिनेटली यहाँ से हम फिगर तो उन्होंने कुछ इस तरह की दी हुई है, फिगर उन्होंने इस तरह की दी हुई है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है और डी पॉइंट यहाँ पर है। कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन डेफिनेटली हमारे पास डी पॉइंट से बनेगा क्योंकि यही अपसाइड डाउन बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से स्ट्रेट लाइन या फिर आप दूसरी तरह भी किस तरह से आपने जो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो नीचे वाली लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। जब नीचे वाली लाइन की आपके पास पैरेलल बन गई तो आपके पास ये वाला जो एंगल होगा बेसिकली दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये जी बन रहा है, दिस टू दिस एंड दिस, ओके। जब ये हमारे पास जी बन गया सो दैट सिंपली मीन्स कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होते हैं। और यहाँ पर इसने क्वांटिटी क्या दी है, इस स्लांट साइड की इसने 12 दी हुई है, ये आपके पास 90 यहाँ पे बॉक्स दिया है, दैट मीन्स कि ये राइट ट्रायंगल है और उसने यहाँ पर हमारे पास ये हाइट दी हुई है। अब हमें पता है कि जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है ये कौन सी साइड होती है, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम एक और चीज पाइथागोरस थ्योरम से वापस आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, पाइथागोरस थ्योरम में ये था कि अगर आपके पास कोई भी एंगल इन्वॉल्व नहीं होगा और राइट ट्रायंगल होगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात हो रही है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात हो रही है सो इट मींस कि आपके पास यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होंगे। अगर आपके पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होंगे तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा। सो लेट्स जस्ट सी कि हम इसमें पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है और बेस कौन सी है। तो 90 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड हो रही है ये हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज, और इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है यानी कि जो गिवन एंगल या फिर फाइंड करने वाला एंगल होता है इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमारे पास होती है हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो थर्ड साइड रह जाती है दैट इज बेस। अब हमारे पास गिवन जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है दैट इज 15, और दूसरी साइड जो दूसरी हमें दी हुई है दैट इज परपेंडिकुलर दैट इज 12। सो कौन सा ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर हमारे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया है। सो लेट्स जस्ट गो थ्रू विद दैट सेंटेंस, सम पीपल है, ओके, पहले वाले में ये मिल गया।
यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे साइन साइन ऑफ ई एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। ये मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल दूसरी साइड पे जाता है तो वो इनवर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। और इसके बाद हम कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट साइन इनवर्स ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाई 15 ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, सो यही हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा। सो दैट्स द एंड ऑफ today's topic. So I hope it's clear to you.